आपने पानी में पौधों को उगते देखा है? पटना जैसी शहर जिसको पॉल्यूशन के नाम पे बहुत ऊंचे स्तर पे रखा जाता है, उसके बीचों बीच यहाँ पर एक टेक्निक की शुरुआत की गई है जिसका नाम है हाइड्रोपोनिक टेक्निक। और यहाँ पर जो पौधे हैं वो पानी में उगाए जाते हैं। बात करते हैं यहाँ के ऑनर से कि वो क्या बोलना चाहते हैं इसके बारे में, या फिर कहाँ से मोटिवेशन मिला इस स्टार्टअप को शुरू करने के लिए। पटना जैसे शहर में मेरे आसपास जो आप देख रहे हैं वो एक फार्मिंग एरिया है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम ऋषभ हुआ। और ये जो टेक्निक है पटना में लाने का क्या मतलब, कौन सा ऐसा मोटिवेशन आया आपको कि आपने सोचा कि पटना में ये स्टार्टअप किया जाना चाहिए? ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड ये हो रहा है, इंडिया के कई शहरों में है, तो हमारे पटना में भी होना चाहिए, हमारे बिहार में भी होना चाहिए। इसकी काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। ये इसमें बहुत तरीके से फार्मिंग की जा सकती है, उसमें से एक तरीका ये है। तो कहीं से शुरुआत करने के लिए हमने यहाँ से शुरुआत किया। लोगों का क्या सपोर्ट रहा जब आपने शुरू किया? क्योंकि पहले लोगों तक पहुंचाना बहुत मुश्किल है किसी चीज़ को, कस्टमर को एक ट्रस्ट बनाना कस्टमर पे वो बहुत मुश्किल होता है। ये कैसे कनेक्शन कैसे हुआ? डिफ़िकल्ट है क्योंकि अभी ज़्यादातर जो चीज़ें मैं उगा रहा हूँ वो एग्जॉटिक वेजिटेबल्स हैं जो यहाँ के फूड स्टाइल में उतना अभी अवेलेबल नहीं है। बट मेरे को इकोनॉमिक सेंस बनाने के लिए, इकोनॉमिकली वायबल बनाने के लिए ये ग्रो करना पड़ता है। पर धीरे धीरे सोशल मीडिया मार्केटिंग करने से और फिर जो कस्टमर्स हैप्पी हुए, जिन्होंने फ्रेशनेस ऑफ द प्रोड्यूस देखा, जब उन्हें पता चला कि किसी भी तरह का पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड इसके ग्रोथ में नहीं यूज़ करते हैं, जब उन्हें ये पता चला तो फिर उन लोग साथ दिए और फिर उन लोगों को 1 से 2, 2 से 3 हुआ। तो अभी मुझे अभी और साथ चाहिए, बट कस्टमर्स मिलते जा रहे हैं, रोज़ ही कुछ ना कुछ। परमानेंट कस्टमर्स हैं कुछ जो आपको हर दिन आपको डिलीवर करना होता है? हाँ, अभी हम लोग ऑर्डर बेसिस पे चल रहे हैं। जो ऑर्डर करता है हमारे वेबसाइट से जाके उनको ही हम लोग डिलीवर करते हैं। बट अभी तक जो ट्रेंड है, जितने भी कस्टमर्स मेरे को मिले हैं वो सब मेरे रेगुलर कस्टमर्स हैं जो वीकली ऑर्डर करते हैं। ये जो फ्रेश बॉक्स है ये किस चीज़ को सर्व करता है? मतलब स्पेशली कोई डिश है, स्पेशली कोई मेन्यू है इसका? हमारी 2 कंपनीज़ हैं, एक फ्रेश बॉक्स एंड एक लश फार्म्स। एक फ्रेश बॉक्स एंड लश फार्म्स। लश फार्म्स में हम ये फार्मिंग करते हैं। फ्रेश बॉक्स हमारा एक क्लाउड किचन है जिसमें हम लोग इन्हीं प्रोड्यूस को यूज़ करके कुछ डिशेस बनाते हैं। ठीक है। कई लोग जो मैंने आपको कहा कि हमारे ईटिंग हैबिट्स में ये नहीं है, इसीलिए हमने फ्रेश बॉक्स स्टार्ट किया था कि लोगों को पता चले कि ये सैलेड लीव्स को या हर्ब्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। जब इवेंचुअली लोग सैलेड खाना पसंद करेंगे तो अब जैसे मेरे पास 10 रेसिपीज़ हैं सैलेड की, बट हज़ारों तरीके के सैलेड्स बन सकते हैं। तो लोग मुझसे ये लेकर अपने वेजिटेबल्स लेकर फिर अपने घर पे सैलेड्स बना सकते हैं। स्पेशली ये सैलेड बेस्ड, मतलब ये सब कुछ हो रहा है? सैलेड, सैंडविचेस, रैप्स, सब तरह की चीज़ों में इसमें है। हर टीवी, हर चैनल के लिए एक टारगेटेड ऑडियंस होते हैं और हर फूड के लिए एक टारगेटेड, मतलब उनके जो भी रहते हैं कस्टमर्स होते हैं। आपके टारगेटेड कस्टमर्स तो ऑब्वियसली अपर क्लास वाले होंगे क्योंकि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव आ जाता है। एक्सपेंसिवनेस है ऑब्वियसली, बट हर चीज़ जो एक्सपेंसिव होती है वो सिर्फ इसलिए नहीं होती कि उसमें लोग को ज़्यादा पैसे कमाने हैं। इसलिए भी हो सकती है कि उसको उगाने में या उसको बनाने में महंगी हो। और कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट, आज से 10 साल पहले हम यहाँ पटना में नहीं सोच सकते थे। 10 सालों में इन चीज़ों की प्राइसेस गिरी हैं, तब जाके ये यहाँ तक पहुँचा। अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट किए हैं, अब इसके और तरीके बनाएंगे, लगातार हम सेल्स बनाएंगे। आज मेरे अगर 10 किलो प्रोडक्ट्स में बेच पाता हूँ, फॉर एग्जांपल, अगर मैं 100 किलो बेच पाऊँगा तो ऑटोमेटिकली मैं अपनी प्राइसेस को नीचे लेके आ पाऊँगा। जब तक कहीं से शुरुआत नहीं होगी तो प्राइसेस नहीं हो पाएंगे। और रहा बात कि किस तरह के लोग, एक अपर सेगमेंट या ऐसे लोग जो बाहर आते जाते हैं, जिन्होंने अलग टाइप के खाना या रेस्टोरेंट्स में खाए हुए, तो वो तो इसको प्रेफर करते ही करते हैं। बट यंगस्टर्स आर माई टारगेट। और ऐसा टारगेट ये भी है कि जो लोग नए खाने कुछ चाहते हैं, मीन्स लाइक ट्राई करना चाहते हैं, एक्सप्लोर, वो मेरे ऑब्वियसली एक टारगेट है। एंड कुछ जिम गोअर्स, फिटनेस एंथुजियास्ट जिनको लो कैलोरी फूड चाहिए, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। जैसे आपने स्टार्टअप किया और भी बहुत सारे लोग आपके वीडियोस को देखने के बाद, आपको जानने के बाद, आपके इंस्टाग्राम अकाउंट से देखने के बाद चाहेंगे कि वो भी इस चीज़ को कॉपी करे, इसको स्टार्ट करे। उनको स्टार्ट करने में कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपने वो एक्सपीरियंस किया हुआ है? यस, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उगाना कैसे है। इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, कोई ना कोई सिखा देगा। मैंने भी सीखा, तो जब मैं सीख सकता हूँ तो कोई भी सीख सकता है। तो बट इसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल बात है कि इसमें क्या उगाना है और उसको कहाँ बेचना है।
अगर मैं ऐसी कोई प्रोड्यूस उगाऊँ जिसकी पटना मार्केट ही नहीं है, दैट इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग। सो इसमें क्या उगाना है, क्या कॉस्टिंग आएगी, उसको कैसे उगाना इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, बट आप कहाँ पे उसको मार्केट करोगे, क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल्स हैं और इनकी लाइफ होती है, 1 से 2 दिन के अंदर अगर इनको कस्टमर तक नहीं पहुँचाए तो ये ख़राब हो जाएंगी। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको बेचोगे। आपके स्टार्टिंग में जो इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कितना अराउंड इन्वेस्टमेंट आपने किया होगा इस पूरे सेटअप को बैठाने के लिए? मैंने अराउंड 40 लाख रुपीज़ अभी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। स्टार्टअप जो शुरू किया था 40 लाख से शुरू किया था, लग रहा है कि मतलब वो जो है वो रनिंग कर रहा है अभी? हाँ, रेवेन्यू दिन प्रतिदिन बढ़ ही रही है। हमारे क्लाउड किचन्स में भी अच्छा रिस्पांस है। ज़ोमैटो स्विगी पे हाईएस्ट रेटेड रेस्टोरेंट है, हाईएस्ट रेटेड डिलीवरी रेस्टोरेंट है, और इसमें थोड़ा समय लगेगा। मार्केटिंग कर रहे हैं, कस्टमर डेवलप कर रहे हैं और नए एवेन्यूज़ ट्राई कर रहे हैं कि कस्टमर्स को कैसे पता कर सके। इस फार्मिंग में कौन कौन सी चीज़ें होंगी अभी अवेलेबल? अभी हमारे पास में लेटेस, कई वैरायटीज़ के लेटेस अवेलेबल हैं। हर्ब्स लाइक पार्सले, बेसिल अवेलेबल हैं, माइक्रो ग्रीन्स अवेलेबल हैं, और 2-4 हर्ब्स और हैं। केल करके एक प्लांट है, वो अवेलेबल है। सो अभी तक ज़्यादा पत्तेदार वेजिटेबल्स हैं। फ्रेश बॉक्स का टारगेट क्या है? मतलब कि एक होता है एम्प्लॉयमेंट देना, दूसरा होता है हेल्थ पे काम करना किसी के, तीसरा होता है अपने बिजनेस को बढ़ाना। जो फ्रेश बॉक्स है उसका क्या टारगेट है फ्यूचर का? फ्यूचर टारगेट बेसिकली फ्रेश बॉक्स का है कि जो आप खाना खाते हो, ठीक है, उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स आप उसको ट्रैक नहीं कर सकते हो, ये कहाँ से आया, कब आया, किस कंडीशंस में उगाया गया है, ठीक है। किचन के दरवाजे हमेशा बंद रहते हैं, ठीक है। हम उस ऑर्गेनिक के नाम पे बहुत कुछ चलता रहता है। आप ऑर्गेनिक, नॉन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को एक पैकेज में डालो और उस पर ऑर्गेनिक लिख दो तो ऑर्गेनिक हो जाता है। तो मेरे को ट्रेसेबिलिटी लानी है प्रोडक्ट्स की। और जब मैं इसको, जैसे आपने बोला डाइन इन में करने के लिए, अगर मैं डाइन इन में कर सकूं और लोगों को सही में विश्वास हो कि आदमी सही में हमारे सामने ही चीज़ों को उगा रहा है, ठीक है, तो लोगों को लगेगा कि हाँ भाई सही जगह से प्रोडक्ट आ रहा है, तो 100 रुपये बढ़ा भी दो तो उसको करेंगे। आज पटना में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा चलने की दुकान, सोने की दुकान सबसे ज़्यादा चलती है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे सोने के ज्वेलर्स के शॉप्स हैं। तो जब इतने महंगे ज्वेलरीज में इन्वेस्ट कर सकती पब्लिक, तो अपने खाने पीने पे भी करेगी, पर उनको वो विश्वास होना चाहिए कि जो वो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि आपके कोई कस्टमर हो, आपने उनको भरोसा दिलाया कि हमारे पास ये टेक्निक है, हम इससे निकाल के और अपने किचन में जाके उसको प्रिपेयर करते हैं सैलेड को, उसको भरोसा ना हुआ हो, देन वो आपको ट्रैक कर रहा हो कि ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता यहाँ पे? क्योंकि थोड़ा सा इसको मान लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि आई थिंक ये फर्स्ट है पूरे बिहार में। तो ऑब्वियसली होता है। हम ट्राई करते हैं कि जो हमारे से वेजिटेबल्स खरीदते हैं उनका तो कभी कंप्लेन नहीं आया, क्योंकि ऑब्वियसली जो उनको जब पहुंचता है वो खुद फील करते हैं कि ये बहुत फ्रेश है, और वो है, क्योंकि आप देख रहे हैं आपके सामने ही सारे फ्रेश है। हम कहीं इसको स्टोर नहीं करते, जब ऑर्डर आता है तब इसको काट के हम भेजते हैं, तो इससे ज़्यादा फ्रेश उनको कहीं मिलेगा नहीं। किचन के प्रोडक्ट्स में, फ्रेश बॉक्स के प्रोडक्ट में कई बार ऐसा होता है, सबकी अपनी राय है, हम सबको रिस्पेक्ट करना चाहते हैं। अगर कभी कहीं कमी हो जाती है तो हम उसको बेटर ही करने की सोचेंगे। मार्केट में पहले से कोई चीज़ एस्टैब्लिश्ड हो एंड आप उसको कॉपी करके स्टार्ट करते हैं, वो आसान होता है। थोड़ा सा फेल भी हुए तो भाई उसको देख के किया था। आपका ये अपना स्टार्टअप है, आपने शुरू किया यहाँ पर बिहार में फर्स्ट है आप, इसका बर्डन रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है आपके ऊपर? मैम डिफ़िकल्ट है ऑब्वियसली पटना में, बिकॉज मैंने जैसे बताया कि यहाँ के लोग अभी उतने इस तरफ नहीं है। इस तरह की कई सारे स्टार्टअप्स दिल्ली में हैं जो फार्मिंग कर रहे हैं, उनके प्रोडक्ट्स सोल्ड आउट रहते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छी डिमांड है। यहाँ पे उतनी डिमांड नहीं है, बट अगर कुछ नहीं है तो वहाँ पर सिर्फ हाथ खड़ा कर देना, या बिहार के लिए, अब जैसे मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बिहार हूँ और मैं दिन भर बोलते रहूँ कि बिहार में नहीं है, बिहार में नहीं है, अगर हम ही कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, सो हाउ विल थिंग्स कम इन बिहार? कैसे यहाँ स्टार्टअप होगा? सो एक रिस्क लिया है, बट बहुत श्योरिटी है कि हम इसको लेके आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारे आइडियाज़ हैं, लॉन्ग टर्म के लिए हूँ, महीने 2 महीने के नॉन रेवेन्यू से भागने वाला नहीं हूँ, 5-10 साल टिक के काम करेंगे। सो कुछ डर नहीं लगेगा। यस बहुत अच्छी बात है। मतलब बार बार एक चीज़ आता है ना कि बिहार में काबा, तो बिहार में एक फ्रेश बॉक्स भी हुआ जहाँ पर ये हाइड्रोपोनिक टेक्निक से सैलेड तैयार किए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें तैयार की जाती हैं। आपको ये स्टार्टअप कैसा लगा, हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।